Namaste everyone. Hi, this is Anjali. Welcome to my channel. It's Yog Essence Plus. लास्ट की वीडियो में हमने बात करी थी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की, कैसे ब्रीदिंग का कनेक्शन है आपकी बॉडी से और माइंड से। मैं पढ़ा था कुछ और, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ऑक्सीजन का क्या कनेक्शन है बॉडी की दूसरे सिस्टम से, कैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है, कैसे एक सिस्टम सफर होता है तो दूसरे सिस्टम्स भी सफर होते हैं। हमने थोड़ा सा लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये सब बात करी थी। अगर आपको जानना है इन सब में से किसी चीज के बारे में तो आप प्लीज मेरी लास्ट वीडियो को देखिए। आज की बात हम करेंगे फिर से हम लंग्स के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम लास्ट ईयर 2020 देख रहे हैं कि जितना कोरोना स्प्रेड हो रहा है, जितनी चीज़ें फैल रही हैं, उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ मैं बात करूँगी इस वीडियो में लंग्स की स्ट्रेंथनिंग को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और आपकी लंग्स की कैपेसिटी आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी को कैसे आप अपने लंग्स को इतना अच्छा कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर कोई अटैक पड़ता भी है तो आप फ्यूचर में जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे बड़ी ईजिली तरीके से डील कर सकते हैं। क्योंकि लंग्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एज के साथ साथ कम होती चली जाती है, हर ऑर्गन्स का यही होता है, बट हम यंग एज से ही लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको प्रॉपर लंग्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं करते हैं। इसकी वजह से भी लंग्स की कैपेसिटी ऑलरेडी कम होती है। और भी बहुत सारे रीजन है, पॉल्यूशन उसका रीजन हो सकता है, डाइट उसका रीजन हो सकता है, आपका बेड लाइफ स्टाइल उसका रीजन हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चीज़ें जब सफ़र होता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक एलर्जीज हैं, अस्थमा है, निमोनिया है, टीबी है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रीदिंग इश्यूज, सीओपीडी है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हो सकते हैं। लंग्स कैंसर भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, कई लंग्स कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। 100% में से अमेरिका में स्टडी के अकॉर्डिंग 100% में से 25% जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ लंग कैंसर्स के हैं, अगर कैंसर की हम बात करें तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए कैसे हम डील कर सकते हैं फ्यूचर में किसी भी आने वाले, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ये बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग की, कुछ ऐसे आसन्स की, कुछ ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर कोई सफ़र कर रहा है ऑलरेडी कोई भी इश्यूज, तो उसको वो रिकवर होने में हेल्प करेगा। अगर कोई हेल्दी है तो उसको आगे ना हो इस चीज़ में हेल्प करेगा। इन केस अगर आगे होता भी है तो आप उससे बहुत ईजिली तरीके से डील कर सकते हैं, क्योंकि आप इम्यूनिटी सिस्टम को इतना बूस्ट कर लेंगे कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेडर आपकी बॉडी पे अटैक कर भी रहा है तो आपकी बॉडी इतनी तैयार जरूर हो जाए कि वो उससे फाइट कर ले। तो एक्चुअली जो हमारे लंग्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम की सेल से कनेक्टेड है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी इम्यूनिटी के लिए, जिससे मैंने बताया था कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कैसे काम करती है हमारी बॉडी में, क्या करना चाहिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, कौन से आसन्स करने चाहिए। अगर आपको वो सब डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, लिंक में दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं दे रही हूँ। मैं एक बात बता रही हूँ कि जब मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि लंग्स का जो कनेक्शन है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की सेल से है, जिसे हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। हमारे लंग्स जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा थाइमस ग्लैंड भी होता है जो कि टी सेल्स को जनरेट करता है। तो लंग्स का कनेक्शन है इम्यूनिटी सेल से, इम्यूनिटी सिस्टम की सेल से, जैसे कि लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स आपकी पूरी बॉडी में रहता है, मेनली चेस्ट एरिया में, पैल्विक रीजन में ज़्यादा लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। लिम्फ नोड का काम होता है, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो जो भी बैक्टीरियल सेल्स हैं, जितने भी कैंसर सेल्स हैं, जितने भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको आपकी बॉडी से फ्लश आउट करना, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे। और वो कब होगा, जब आपकी बॉडी का अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड प्योर होगा ऑक्सीजन की वजह से, एंड अगेन ऑक्सीजन कनेक्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं लंग्स की स्ट्रेंथनिंग की, हम बात कर रहे हैं लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे जब आपकी इम्यून सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जब लंग्स पे काम होगा तो इम्यून सेल्स भी आपकी जनरेट होंगी अच्छे से, वो अपना काम अच्छे से करेंगे और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होगा। एंड मेन थिंग कि हम बात करेंगे जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे, जब आसन्स करेंगे, जब हम कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो पूरी अवेयरनेस के साथ में पूरा फोकस करेंगे वहाँ पे, ताकि आप जितने भी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पर अपनी बॉडी को हील कर पाएँ। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है कोविड का,
उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको मेंटल लेवल पे जो आप बहुत स्ट्रांग रहें, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि लोगों को स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इतना ज़्यादा है, इतना फियर है मन में कि अगर प्रॉब्लम कम भी है तो वो उसको ट्रिगर कर लेते हैं, वो चीज़ सोच सोच के, स्ट्रेस ले लेके। तो मेंटल लेवल पे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग इन सब स्ट्रेचेस को, इन सब पैटर्न्स को फॉलो करेंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बात करते हैं थोड़ी सी लंग्स की यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊंगी कि हमने बात करी थी वायरस की। एक्चुअली होता है क्या है, ये जो वायरस है, ये कोई भी फॉरेन इन्वेडर है, वो आपके नॉस्ट्रिल से होता हुआ, वो आपके फेरिंग से होता हुआ, ये विंड पाइप से हम ट्रैकिया बोलते हैं, यहाँ पे आता है वो। यहाँ से वो आपके दो लंग्स हैं, इन लंग्स में इन ब्रोंकस के थ्रू, ये राइट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट ब्रोंकस है, यहाँ से वो इन ब्रोंकस में जाता है। ब्रोंकस डिवाइड हो रही है आगे ब्रोंक्यूल्स में, हमने बात की जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं उनमें चला जाता है, और वहां से ये चला जाता है एल्वोलाइज। ये आपको दिख रहे हैं, ये बैलून्स टाइप, ये एयर सैक रीजन है, इसे बोलते हैं एल्वोलाइज। ये बंचेस बैलून्स की तरह, जिसे हम ग्रेप्स बोल सकते हैं, उनकी ब्रांचेस की तरह होती हैं, ये गुच्छे होते हैं। ये बहुत मेन पार्ट है ये लंग्स का एक्चुअली, जहाँ पे ये लंग्स का वो पार्ट है एल्वोलाई जहाँ पे एक्सचेंज होता है एयर का। दैट मीन्स CO2 आपकी बॉडी से बाहर निकलती है, आपकी नॉस्ट्रिल से होती हुई बाहर निकल जाती है, और O2 वो इन एल्वोलाई से होती हुई आपकी बॉडी की सेल्स तक जाती है। और ये है डायफ्राम, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी। यहाँ पे कार्डिया नोच होती है, यहाँ पे आपके बीच में हार्ट होता है। तो ये जो एल्वोलाई है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का एंड CO2 का। देखिए वायरस यहाँ से अटैक कर रहा है, आपके ट्रैकिया से होते आपके लंग्स में आया है। लास्ट वीडियो में उसमें बताया था मैंने स्लाइड में कि आपको वो कैसे अटैक करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वायरस एंटर करता है हमारी एल्वोलाई की मेम्ब्रेन से, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, नॉर्मली वायरस की एंट्री ऐसे होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और वो सीधा अटैक करता है हमारे एल्वोलाई पे, जो उसको यूज नहीं करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है। ऊपर से वायरस का भी वहीं अटैक होता है, क्योंकि एल्वोलाइज में ATP रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ पे जाके वो वायरस जाके कंबाइन हो जाता है उससे। क्योंकि एक तरीके से हम बोले तो वायरस के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और इसके अंदर कुछ ATP रिसेप्टर्स होते हैं। एक तरीके से वो चाबी है और ये लॉक है। तो जैसे कि हर ताले की चाबी होती है, इसी तरीके से ये यहाँ पे जाके कंबाइन हो, चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम स्वेलिंग बोलते हैं, वो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड से फिल हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, फ्लूइड जनरेट। मेनली जब प्रॉब्लम होती है निमोनिया की, मेनली जैसे कि अस्थमा है, निमोनिया है, जब ऑलरेडी आपका लंग्स में ऐसा इन्फेक्शन हो और आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, इम्यून सिस्टम आपका इतना डेवलप ना हो जितना होना चाहिए, तो आपकी बॉडी डील नहीं कर पाती है डिजीज से, आपकी बॉडी डील नहीं कर पाती है फॉरेन इन्वेडर से, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो। तो वो जब आके यहाँ पे स्टिक हो जाता है तो आपकी एक फ्लूइड की तरह वो उस पर जम जाता है, परत की तरह। तो ना तो आपकी ऑक्सीजन अंदर जा पाती है, ना ही आपकी CO2 बाहर जा पाती है। दैट मीन्स कि ना ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी और हमें ब्रीथलेसनेस, ऑक्सीजन की कमी महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें सांस नहीं आती है ठीक से, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बचती है कुछ भी काम करने की, और मेंटल डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो इम्यून सिस्टम और वीक हो जाता है, क्योंकि ना ही आपकी बॉडी को, ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना ही आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी। सबने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या होता है ऑक्सीजन जाने से, और ना ही आपके अंदर जो CO2 है, जो टॉक्सिन्स का काम कर रही है, ना ही वो बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी टॉक्सीफाई होती चली जाती है, उसका टॉक्सिफिकेशन होता चला जाता है। तो उसको डिटॉक्सीफाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए चाहिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो। इसके लिए चाहिए कि आप अपनी लंग्स की स्ट्रेंथ और कैपेसिटी को इतना बिल्डअप कर लें कि अगर कोई अटैक है, वो भी रहा है, तो उसके लिए आपकी बॉडी आपसे डील कर ले, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी हमारा जो इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है वो है। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारी बॉडी खुद ही डील करती है, खुद ही एक साइन देती है कि अब ये चीज़ हमारी बॉडी में ऐसे हुई तो हमें ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, सही तरीके से यूटिलाइज ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम इतनी होती है। जैसे कि आजकल ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
तो क्यों ना हम उस कारण को समझें, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों होता है, क्यों ना हम उस कारण को खत्म करने की कोशिश करें ताकि आगे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट ना हो। क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकल सकता है जब आपको प्रॉब्लम पता हो, देन उसके बाद में उनका कारणों का पता हो, उनके रीजंस पता हो, तब आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होती, जैसे कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर, कफ, स्प्यूटम प्रोडक्शन, थूक का ज़्यादा बनना, और जैसे बॉडी एक हो गया, मसल पेन, मसल फटीग, तो ये सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कम होने की वजह से भी और रीजंस की वजह से भी, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज तक लेके जा सकता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना ही बंद कर देता है, जिसमें क्या होता है लेटर स्टेज में जो ब्रीदिंग होती है वो हैम्पर्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हैम्पर्ड होनी स्टार्ट हो जाती है आपको, तो आपकी स्टेज जाती है वेंटिलेटर तक, जो कि एक मशीन है ब्रीथ करने के लिए। तो हम उस स्टेज तक क्यों पहुंचे, हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना, अपनी बॉडी को ऐसे तैयार क्यों ना करें कि हम उस स्टेज तक ना पहुंचे। तो ये सपोर्टिव चीजें हैं सारी जो आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचा सकती हैं, जो आपको डील होना करना सिखा सकती हैं, कैसे डील करना है। अगर आप थोड़े बहुत भी मेंटली स्ट्रांग हैं और आप चीज़ों को अच्छे से डील करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा इन सारी चीज़ों को जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बॉडी में वो सब कुछ आपके पास, आप वो सब कुछ कर सकते हैं कि आपको पैनिक करने की ज़रूरत ना पड़े और आपको उस स्टेज तक जाने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कुछ सब्टल एक्सरसाइज स्ट्रेचेस की, कुछ आसन्स की, जो कि आपको हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा, और दूसरी पार्ट में हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग की, और बात करेंगे कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स की, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। इसीलिए क्योंकि आसन्स का करना पहले बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी प्राणायाम की बात करें, प्राणायाम के बारे में वीडियो नहीं है, या किसी भी ब्रीदिंग पैटर्न की बात करें, अगर आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत भी ठीक है, अगर आप उस स्टेज तक नहीं है कि आपसे बिल्कुल ही आसन्स नहीं होते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन तक हैं कि आप आसन्स को कर सकते हैं, तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी में सबसे जो बड़ा मेन रीज़न है वो है प्राण। अगर प्राण का फ्लो ठीक से होता है, प्राण मीन्स एनर्जी, वाइटल लाइफ फोर्स, अगर उसका फ्लो ठीक से होता है तो ही आप ठीक से जी सकते हैं। कहते हैं ना कि इंसान के प्राण निकल गए, तो प्राण होना, एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, उस वाइटल लाइफ फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और आसन्स का करने का यहाँ पे जो सिंपल्स का स्ट्रेचिंग का लॉजिक इसीलिए है क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। बहुत आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, नर्व्स हैं, जो कि बहती हैं किसी चैनल के थ्रू। जैसे कि पाइप में अगर आप पानी चलाएंगे तो पानी बह रहा है पाइप के थ्रू, वो पहुंच रहा है जहाँ तक आप पानी को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, नाड़ीज़ हैं, एनर्जी चैनल्स हैं, जिनके थ्रू प्राणों का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो करती है। लेकिन वो एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती है, वो प्राण फ्लो नहीं कर पाते हैं, वो ऑक्सीजन फ्लो नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि जगह जगह ब्लॉकेजेस हैं। अगर आपने पाइप को टैप से कनेक्ट किया है, आप चाहते हैं उस पाइप से पानी फ्लो हो, चाहे आपको गार्डनिंग, चाहे आपको वाटरिंग करनी है, पौधों में पानी देना है, कुछ भी काम करना है, लेकिन अगर उस पाइप के अंदर कोई भी रुकावट है, कोई बैरियर है, कुछ जमा हुआ, जैसे काई जम जाती है, बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसी होगी कि पानी नहीं जा पा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो गंदगी उसमें से निकले और पानी का फ्लो हो। ऐसी आपकी बॉडी है, अगर बॉडी के अंदर, नर्व्स के अंदर गंदगी जम गई है, ब्लॉकेजेस हो गए हैं, कि बॉडी में स्टिफनेस ला सकता है, आपको एनर्जी, आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस ला सकता है। इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस और टेंशन होते हैं, ये आपकी लंग्स की स्मूथ जो फंक्शन होता है उसको ब्लॉक कर सकता है, आपके डायफ्राम को, आपकी ब्रीदिंग को, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से रेस्पिरेटरी ऑर्डर की डिजीज हो जाएंगे और फिर और चीज़ें सफर होनी स्टार्ट होंगी। तो उन ब्लॉकेजेस का रिमूव होना, उन ब्लॉकेजेस का हटना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले कुछ आसन्स करें, कुछ स्ट्रेचेस करें, ताकि वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन है टॉक्सिन्स का वो रिमूव हो। तो ये सब स्ट्रेचेस बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ब्रीदिंग पैटर्न से पहले, अगर हम कर सकते हैं तो, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट हो
और वो सारे टॉक्सिन्स, वो सारे ब्लॉकेजेस जो हैं, जो आपके रोक रहे हैं एनर्जी को फ्लो होने से, वो सारे हटें और आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम कोरोना की बहुत ज़्यादा, जिनको ब्लड क्लॉटिंग का इशू है वो बहुत सफ़र करते हैं इस चीज़ से। उनको जल्दी हील होने में कम ज़्यादा टाइम लगता है इस प्रॉब्लम की वजह से। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, देन हम ब्रीदिंग पे आएंगे। तो चलिए करते हैं इन स्ट्रेचेस को, इन आसन्स को, ताकि आपकी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होगी तो प्राण का फ्लो अच्छे से होगा, एनर्जी का फ्लो अच्छे से होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, हर ऑर्गन्स तक ब्लड जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा और साथ के साथ आपके इम्यून सेल्स पे भी काम होगा और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा। मैं आपको ये सारे आसन्स खड़े होके बता रही हूँ। आप इन आसन्स को बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे भी कर सकते हैं, अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। आपको लगता है खड़े होके नहीं कर पा रहे तो आप बैठ के कीजिए, आप जमीन पे बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो आप चेयर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम करेंगे शोल्डर श्रग। बहुत सिंपल स्ट्रेचिंग है, आसन्स होंगे इसमें जो मैं आपको ये ग्राउंड करके बताऊंगी। आपको श्रग करना है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। शोल्डर श्रग करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and exhale down. Now next हम आएंगे, inhale and exhale ही करेंगे। पैरों में आप चाहें तो अपने पैरों में शोल्डर लेवल गैप कर सकते हैं, चाहे तो आप सम स्थिति में, इस तरीके सम स्थिति है ये, आप इस तरीके से आएंगे। नाउ उंगलियों को, फिंगर्स को ओपन करेंगे, इनहेल, साइड से हाथों को ले जाते हुए एंड एक्सहेल, सिंपल। इनहेल, जब ऊपर जाएंगे तो चेस्ट को हल्का सा बाहर की तरफ पुश करेंगे एंड एक्सहेल। इसको करना है 4 to 5 टाइम्स। हम नेक्स्ट आएंगे वक्ष स्थल शक्ति विकास क्रिया। वक्ष मीन्स जो आपका चेस्ट वाला एरिया, तो थोरेसिक रीजन है, इसका मूवमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंग्स की जो पोजीशन है वो इसी एरिया में है। जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, जो आपकी लिम्फ नोड्स हैं, वो भी इस एरिया में है। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, साथ के साथ आपके लंग्स की कोई भी इन्फेक्शन हो, प्रॉब्लम हो, उसको कम करेगा और कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। आपका जो लोअर बैक का मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा, सिर्फ अपर बैक का मूवमेंट है। जो आपका थोरेसिक वाला पार्ट है, अपर बैक और मिडिल बैक, सिर्फ उसका मूवमेंट है। इनहेल करेंगे, अब चाहें तो पैरों में गैप कर लें, बैलेंस बने। चेस्ट को ओपन करें, नेक को ऊपर लेके जाएं, आसमान की तरफ देखें, होल्ड करें 3 से 4 सेकेंड एंड एक्सहेल। इस तरीके से आपको अपनी चेस्ट ओपनिंग करनी है, थोरेसिक रीजन का स्ट्रेंथनिंग करनी है। इनहेल एंड एक्सहेल। छोटी छोटी स्ट्रेचिंग है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, खासकर इस टाइम पर। नाउ नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट हम करेंगे। तो इस तरीके से अपने हाथों को लेके आना है सामने। इनहेल, जब लंग्स का एक्सपेंशन होगा तो आप इनहेल करेंगे, जब वापस आएंगे एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, आप इस स्टेज में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सिंपल इनहेल, चेस्ट को ओपन करेंगे एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। हम करेंगे कोण आसन, क्योंकि हमने ट्विस्टिंग भी बहुत जरूरी है, हमारे लंग्स का ओपन होना भी जरूरी है। जो ये साइड वाला पार्ट है, इसका ट्विस्ट होना भी बहुत जरूरी है। हम सारी वो चीज कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो डायफ्रामेटिक मसल है वो भी हमारी, उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़े। हमारा जो थोरेसिक रीजन है, उसमें जो रिब केज है जिसके अंदर हमारा लंग्स होता है, उनकी भी स्ट्रेंथिंग बढ़े, प्रॉपर तरीके से एक्सपेंशन हो, ताकि आपकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, क्लैविकुलर मसल्स हैं और जो डायफ्राम मसल्स हैं, जो मेन मसल्स होती हैं ब्रीदिंग के लिए, उनकी स्ट्रेंथिंग बढ़े। तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी डायफ्राम की, जो कि एक प्राइमरी मसल है ब्रीथ करने के लिए। तो हम हर मसल पे जा रहे हैं, हम इंटरनली हर मसल पे फोकस कर रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं, तो लंग्स की कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। राइट हैंड को लगाएंगे थाइस पे, लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचेंगे और इस तरीके से आपके हिप्स बिल्कुल बैंड नहीं हो रहे, सिर्फ आपका ट्रंक रीजन बैंड हो रहा है।
इनहेल सेंटर, फिर दूसरे हाथ को उठाएंगे, एक्सेल साइड में स्ट्रेच करेंगे एंड इनहेल सेंटर। अगर आपको उससे कंफर्टेबल नहीं, अपने हाथ को ऐसे रखें और इस तरीके से बेंड करके। एक चीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आपकी हेल्थ आपको कितना अलाउ करती है। साइड में जाएंगे, एक्सेल करेंगे, सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे। इस तरीके से आप ये लेटरल बैंडिंग कर सकते हैं। नाउ अब हम आएंगे ट्विस्ट पर। ट्विस्ट करना है हमें। ट्विस्ट कैसे करना है? ट्विस्ट करने के दो तरीके हैं। करके इस तरीके से एक्सेल करेंगे साइड में, देन इनहेल, एक्सेल देन इनहेल। योग में इसको कटी चक्र आसन बोलते हैं, कटी चक्र की क्रिया बोलते हैं। इन एक्सेल, सेंटर में इनहेल करेंगे एंड एक्सेल। अभी मैं बोल रही हूँ इसलिए ब्रीदिंग करके नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, जब आप सेंटर में होंगे इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो अपने दोनों हाथों की फिस्ट बनाएंगे और सिंपल क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे और इस तरीके से। आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रेचिंग बता रही हूँ ताकि आप बड़े इजी तरीके से कर पाए। अगर कोई इस स्टेज में है कि वो रिकवरी स्टेज में है या रिकवर पोस्ट कोविड के बाद में भी चीजें नहीं हो पाती कि आप एकदम से रिज्यूम कर लें अपनी चीजों को, एक्टिविटीज करनी स्टार्ट कर दें, तो ये छोटी छोटी स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं पहले भी और बाद में भी। आप ट्विस्ट बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपने लेफ्ट हैंड को उठाया, राइट नी पे रखा और जो राइट हैंड है वो आपका स्पाइन के पीछे लेकर इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट किया, एक्सेल, इनहेल सेंटर। अब आप इस हाथ को लेके आएंगे, यही प्रोसेस दूसरी तरफ से करेंगे एंड ट्विस्ट, एक्सेल, इनहेल सेंटर। अच्छी तरीके से हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपनी मसल्स की, लंग्स की, रिब केज की, हर तरीके ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग हमारी इंक्रीज हो। अब हम करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। उसके लिए क्या करना है आपको, अपने सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे इस तरीके से। वज्रासन में आने के बाद अपने दोनों नीज को ओपन कर लेंगे, जैसे हम शशांक आसन में आते हैं, दोनों नीज को ओपन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब अपने राइट हैंड को उठाएंगे, अपने लेफ्ट शोल्डर बोन पे रखेंगे, जो स्कैपुला है उस पार्ट पे रखेंगे और लेफ्ट को उठाएंगे, राइट पे रखेंगे इस तरीके से। आप चाहे आंखें बंद रख सकते हैं, चाहे आईज ओपन रख सकते हैं। यहीं पे इनहेल एंड एक्सेल। अपने हाथों से अपने नेक को नीचे पुश नहीं करना है, आपकी नेक बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, हाथ आपके कॉलर बोन, आपके शोल्डर बोन पे रहेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। इस तरीके से हम करेंगे इस आसन को। अब हम नेक्स्ट आसन पे आ रहे हैं, इसे बोलते हैं गोमुख आसन, मतलब काउ फेस पोज। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने लेफ्ट नी को लेंगे, अपने बेंड करेंगे और आपके लेफ्ट पैर की जो हील है वो आपके लेफ्ट जो राइट हिप है उसके पास आएगी। अपने राइट नी को बेंड करेंगे इस तरीके से और अपने राइट हील को अपने लेफ्ट हिप के पास में लेके आएंगे। जो आपके पोजीशन है नीज की वो इस तरीके से होगी, काउ के फेस की तरह। ठीक है, अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे पोजीशन में तो आराम से रिलैक्स होके बैठें। जरूरी नहीं है कि आप पूरी खींचतान करके बैठें, जितना कंफर्टेबल है उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े इजी तरीके से ये करना आ जाएगा, या आपके यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे लेके जाएंगे, और पीछे जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से लेके जाएंगे और जो ऊपर हाथ था उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ग्रिप बनाएंगे एंड सिंपल। सेम नेक को नीचे नहीं करना है हाथ से पुश करके, आपकी नेक न्यूट्रल रहेगी। एंड यहीं पे इनहेल एंड एक्सेल। किसी भी आसन में कम से कम शुरुआत में 5 से 10 सेकंड रुकने की कोशिश करें और फिर उसको धीरे धीरे 30 सेकंड और 1 मिनट तक लेके जाएं, तभी उसके बेनिफिट्स प्रॉपर तरीके से आपको मिल पाएंगे। तो हम
हमने ये किया गोमुख आसन। इसमें आप अपने हाथों को रिलीज करें पहले, फिर अपने लेग्स को रिलीज करेंगे। अब हमने इस तरीके से किया है, हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। कैसे किया? आप अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे इस तरीके से, सॉरी राइट नी को। अब लेफ्ट नी को लेके आए ऊपर, अपने पोजीशन चेंज कर ली, क्योंकि दोनों तरफ से किसी भी आसन को करना बहुत जरूरी है। अब आप क्या करेंगे? जो नी ऊपर है, मेरा नी अब लेफ्ट ऊपर है, तो अपने लेफ्ट हैंड को ले गई मैं ऊपर, और इस तरीके से जो आपका हाथ जो नी नीचे है उस हाथ को पीछे से लेके जाएंगे और ग्रिप बनाएंगे। ध्यान रखिए, किसी की लेफ्ट साइड बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी की राइट हो सकता है कि आपकी किसी भी एक हाथ से ग्रिप अच्छे ना बने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इस तरीके से ग्रिप बनाएंगे एंड होल्ड। सेम हमने दोनों तरह से फॉलो किया। तो ये था हमारा गौमुख आसन। तो ये आसन पे जिसका नाम है वक्र आसन, उसमें क्या करना है आपको? सिंपल, सबसे पहले आएंगे आप दंड आसन की पोजीशन में। ये हमारा दंड आसन है, ठीक है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपकी बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, इसमें कोई भी हंच नहीं होना चाहिए। आप क्या करना है? अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगी और अपने राइट नी को बेंड करेंगे और लेफ्ट नी के पास में रख देंगे, ठीक है। और अपने नी को इस तरीके से ग्रिप करेंगे। किससे? जो नी बेंड है उससे अपोजिट हैंड से ग्रिप करेंगे और इस वाले हाथ को, राइट वाले हाथ को पीछे लेके जाएंगे एंड थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। एक्सेल करते हुए रुकेंगे यहाँ पे 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है रुकने की उतना आप रुक सकते हैं। नी को दूर जा रहा है, दूर न जाने दें, अपने पास में लाके उसको हग करें। नाउ एक्सेल, इनहेल एंड कमिंग सेंटर। मैं आपको साइड से करके दिखा देती हूँ ये वाला वक्र आसन। इसमें क्या करना है? जैसे कि आप अभी दंडासन में हैं, आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, सिर्फ से हंच नहीं बनाना है, स्पाइन स्ट्रेट। नाउ आपको अपना राइट लेग फोल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। आपने अपने लेफ्ट नी के पास में अपने पैर को रखा। अब आप क्या करेंगे? अपने अपने लेफ्ट हैंड से, जो आपका अपोजिट हैंड है, उससे अपने नी को इस तरीके से ग्रिप करेंगे, ठीक है। देन अपने राइट हैंड को पीछे लेंगे, अपनी स्पाइन के पास में, बैक के पास में, पीछे नहीं रखना है, पास में रखना है क्लोज, ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। और इस तरीके से पीछे देखने की कोशिश करेंगे। पीछे नहीं देख पाते हैं तो आप डायगनली भी देख सकते हैं। और वापस आ जाएंगे। ये वेरिएशन है उन लोगों के लिए जो लोग जिन लोगों ने कभी किया ना हो और उनको इजी बनाने के लिए। ऐसे आसन थे जो कि हमने किए। बाकी बहुत सारे आसन हैं जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी इम्यूनिटी वाली वीडियो में कुछ आसन करके दिखाए हैं, जिसमें कि हमारे चेस्ट ओपनिंग आसन जो होते हैं, जैसे कि उष्ट्रासन करके दिखाया मैंने। उसमें आपको मैंने उसमें डाउनवर्ड डॉग, जो कि आपके थाइमस ग्लैंड को बहुत एक्टिव करता है। पेल्विक रीजन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो, जैसे कि आपका उष्ट्रासन है, थोड़ा चेस्ट ओपनिंग के मत्स्य आसन है, और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए डाउनवर्ड डॉग पोज है, भुजंग आसन है, सर्वांग आसन, इन्वर्जन पोज से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बूस्ट होता है, और जैसे कि हल आसन है। ये सारे आसन मैंने उस वीडियो में करके दिखाए हैं, तो मैं अभी इनको रिपीट नहीं कर रही हूँ। आपको अगर इन सारे आसन के बारे में जानना है और इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में अच्छे से जानना है, तो आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारी बात हुई कुछ स्ट्रेचिंग की, कुछ आसन की। नाउ हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, जो कि हमारा है ब्रीदिंग का। अगर आप जमीन पे बैठे कंफर्टेबल नहीं है, सपोज आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ 1-2 करके दिखा रही हूँ, बाकी आप चेयर पे कर सकते हैं। जैसे मैंने साइड ट्विस्टिंग करी थी बैठ के मैंने, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अपने नी को पकड़ेंगे इस तरीके से और अपनी चेयर को पीछे से ग्रिप करेंगे और इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं। एक्सेल साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड, इनहेल सेंटर। इस तरीके से आप वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया अपने चेस्ट को ओपन करके ऐसे कर सकते हैं। आप साइड वाला भी ऐसे कर सकते हैं, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ये कर सकते हैं। आप ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, कैसे 1 2। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है खड़े हुए करने में, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो अदरवाइज आप खड़े होकर ही करें और इस तरीके से।
ये कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आप चेयर पे भी कर सकते हैं, नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े को भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। हमारी एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 टाइप की मसल्स होती हैं। एक होता है इंस्पायरेटरी मसल्स जो कि इनहेल करने के लिए यूज होती है, एक होता है एक्सपायरेटरी मसल्स जो कि एक्सहेल करने के लिए। तो अगर ये मसल्स की वीकनेस अगर ये मसल्स बहुत वीक हो जाएं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के ये कि हमें इंस्पायरेटरी मसल्स और अपनी एक्सपायरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है ताकि हमारे लंग्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़े, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो। तो हम बात कर रहे हैं इंस्पायरेटरी मसल्स की और एक्सपायरेटरी मसल्स की। इंस्पायरेटरी मसल्स और एक्सपायरेटरी मसल्स का स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। जब हम पहले बात करेंगे इंस्पायरेटरी मसल्स की, हम पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम सिंपली इनहेल करेंगे। हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे, लाइक हम 2 सेकंड से स्टार्ट करें, 3, 4, 5 तक पहुंचे, उतना होल्ड करेंगे। देन माउथ से ब्लो कर देंगे, माउथ से एक्सहेल कर देंगे धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा, हमारे इंस्पायरेटरी मसल्स की जो वीकनेस है वो कम होगी, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, जो बहुत हेल्पफुल होगा लंग्स की स्ट्रेंथनिंग में। सिंपल आपको क्या करना है, आप प्राणायाम की तरह भी इसको ले सकते हैं, बेड पे बैठ के इसको कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के इसको कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, इनहेल करेंगे, होल्ड, और इस तरीके से आपने माउथ से ब्लो कर दिया। तो सिंपल आप इनहेल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, 5 सेकंड नहीं कर सकते, 4 किए, 4 नहीं कर रहे, 3, 2, 1-2 सेकंड उसको होल्ड करके शुरुआत कीजिए। देन माउथ से ब्लो करके हम उसको खत्म करेंगे इस वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज को। तो इस तरीके से हमारी इंस्पायरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, जो कि हमें बहुत हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट टेक्निक हम करेंगे सिंपल, जिसमें हम सिंपल इक्वल ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे। इसमें हमें होल्ड नहीं करना है। हम यहाँ पे डायफ्रामेटिक मसल को भी यूज करेंगे और अपनी जो थोरेसिक रीजन है, जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनको भी यूज करेंगे। आप श्वास भरेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, नेवल रीजन तक, और नेवल रीजन से ऊपर। तो आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी इंक्लूड होगा और आपकी जो चेस्ट ब्रीदिंग है, इंटरकोस्टल मसल्स की ब्रीदिंग, वो भी आपकी इंक्लूड होगी। कैसे कि इनहेल, एक्सहेल। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स हैं, आपके शोल्डर्स को ऊपर नहीं तानना है, ठीक है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स है। एफर्टलेस आपको इनहेल करना है, आपको वो नहीं करना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आप सफ़र कर रहे हैं लंग्स के इशू से। जैसे मैंने बताया कि जो लोग रिकवरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो सिंपल आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने, आपको कोई भी प्रेशर नहीं डालना है लंग्स पे। सिंपल जितना आप ब्रीथ कर पा रहे हैं उतना करेंगे। एक्सहेल, इस तरीके से आप करें इनहेल और एक्सहेल। नाउ थर्ड टेक्निक कमिंग, जिसमें हमारा है एक्सपायरेटरी मसल्स। अब एक्सपायरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपायरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक टेक्निक को यूज करेंगे जिसका नाम है पर्स लिप्स। पर्स लिप्स मतलब कि आप इस तरीके से, आप इनहेल तो नोज से ही करेंगे, लेकिन एक्सहेल करते वक्त आपका जो फेस का जो माउथ का जो मूवमेंट है, जो यहाँ का जो आकृति बनेगी, वो ऐसे बनेगी जैसे कि आप कैंडल ब्लो कर रहे हैं, या आप शंख को बजा रहे हैं, या आप विसिल को बजा रहे हैं, विसिल कर रहे हैं। उसमें की जो मूवमेंट होती है वो होगी। जैसे कि आप इनहेल करेंगे सिंपल नोज से एंड एक्सहेल, ये है पर्स लिप्स। जैसे कि आप स्ट्रॉ डालें अगर ग्लास में, तो उसमें बबल्स बनाने हैं आपको, तो क्या करेंगे, ये इस तरीके से। तो ये हम कर रहे हैं इसमें। ये जो पर्स लिप्स की टेक्निक है, ये आपकी जो एयर पैसेज है उसको क्लीन करेगा। तो उसको जैसे कि अस्थमा के पेशेंट हैं, ब्रोंकाइटिस, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, उनको बहुत हेल्प करेगा ये। अगर उसकी वजह से आपको लंग्स में दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनहेल करेंगे और इस तरीके से एक्सहेल करेंगे। जैसे आप कैंडल ब्लो करते हैं, कैंडल अपने सामने रख ली, कैंडल को जलाया और उसको
इस तरीके से ब्लो किया या विसल एक्सरसाइज करी, शंख बजाया, तो इससे क्या होगा, आपके एक्सपायटरी मसल्स जो होंगी उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, एयर पैसेज क्लीन होगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऑक्सीजन को लेने में और सांस को लेने में। जो ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी इस चीज़ करने से। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप इनहेल करेंगे तो कोशिश करें, जब आप ब्लो कर रहे हैं माउथ से, तब आप एक्सेल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा देर तक करें। जैसे कि आप इनहेल करेंगे, सपोज आपने 3 से 4 सेकंड इनहेल किया, तो जब आप एक्सेल करेंगे तो मैंने अगर 3 सेकंड इनहेल किया है तो मैं 4 सेकंड 5 सेकंड उसको टाइम लगा रही हूँ उसको एक्सेल करने में, ब्लो करने में। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इनको हम सिंपल फॉलो करेंगे। आप सिंपल, अगर आप इनहेल भी नहीं कर रहे हैं तो सिंपल भी आप ये कर सकते हैं कि आपने कैंडल रखी, ब्लो किया, कैंडल रखी, ब्लो किया। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं और इसको आप इनहेल और एक्सेल के साथ कंबाइन करेंगे तो मोर बेटर है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातें थी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इफेक्ट करेंगी, लेकिन इफेक्टिव हैं। लेकिन अगर डेली करेंगे तो 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, डेली आपको कुछ कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। इन सब एक्सरसाइज का आप रिपीटेशन कर सकते हैं, लाइक 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं एक एक्सरसाइज को, एक पैटर्न को। ये थोड़ी सी मैंने कुछ प्राणायाम में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो यहाँ पे करवाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनहेल जब आप करते हैं तो एक्सेल उससे ज़्यादा करें, जो कि हम प्राणायाम में फॉलो करते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो चीज़ें यहाँ पे काम आ रही हैं। लेकिन उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से डील करने के लिए बॉडी को तैयार करें, क्योंकि आपकी बॉडी खुद इतनी समझदार है, उसको क्या करना है, बट ज़रूरत है आपको उस रास्ते पे चलने की जिससे कि आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट हो जाए, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना स्टार्ट कर दे। और मेंटली स्ट्रांग रहें, स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस से बचने के लिए भी मैंने लास्ट एक वीडियो पीछे बनाई थी कि स्ट्रेस से बचने के लिए आप कैसा ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूबल होते हैं हमारे लिए। और आज़ाद के साथ आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्ते।